दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जो इस्तीफे की खबर है, इस पर बहुत लोगों ने मुझसे फोन करके पूछा कि आखिर इसमें वास्तविक वजह क्या हो सकती है। कई सारे पत्रकारों ने भी, कई सारे मीडिया के जानकारों ने भी और आम लोगों ने भी पूछा कि इसमें क्या वास्तविक वजह हो सकती है। ज्यादातर लोगों को इसकी वास्तविक वजह समझ में नहीं आई, मुझे भी नहीं, मतलब अभी बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम बन रहे हैं उनसे जो अनुमान लगाया जा रहा है कि यह वजह उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। अब खेल अगर देखिएगा किस तरह से खेला गया तो आपको समझ में आएगा कि एक शख्स इसके पीछे बहुत उभर कर नाम आ रहा है, जिसका नाम है कपिल सिब्बल। अब कपिल सिब्बल का इनसे क्या संबंध है, इसको समझने से पहले आप थोड़ा समझिए जगदीप धनखड़ का जो बैकग्राउंड है वो समझिए। जगदीप धनखड़ ने जो राजनीति की शुरुआत की थी वो बतौर जनता दल, उससे पहले वो वकील थे, अच्छे वकील थे, राजस्थान बार एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो एक जनता दल पार्टी हुआ करती थी, उसके वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे झुंझुनू से। झुंझुनू राजस्थान में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से वो लोकसभा सदस्य चुने गए थे जनता दल के टिकट पर। यह बात है 1989 की। 1989 से 91 तक वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते रहे जनता दल के इस पर टिकट पर। लेकिन उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस से जब उसी सीट पर वो लड़े तो वो हार गए और तीसरी पोजीशन आई उनकी। फिर वो राजस्थान में विधायक भी रहे, राजस्थान विधानसभा के लिए एक टर्म विधायक रहे। उसके बाद फिर उन्होंने 2003 के आसपास भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे। वो कोई बहुत महत्वपूर्ण पद नहीं रहा, लीगल सेल वगैरह में डाला गया इनको। हालांकि उस समय जब अटल जी की सरकार आई थी तब इनका कद बढ़ा था, लेकिन साधारण ही स्तर पर रहे। 2019 में इनको मोदी सरकार ने वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया। और असल एक बात यह थी कि सतपाल मलिक के किनारे, मतलब जो विरोधी स्वर हो रहे थे, तो एक जाट नेता के तौर पर, एक किसान नेता के तौर पर इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि ये जाट जो इनकी जाति है वो जाट है। धनखड़ जो है वो जाट समुदाय से आते हैं, इसलिए इनको एक जाट नेता के तौर पर डेवलप किया गया। और 2019 से इनको गवर्नर बनाया गया वेस्ट बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य का। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और ये 2003 से थे तो बीजेपी के नियमों आदर्शों के प्रति ये काफी समर्पित भी रहे। और उसके बाद फिर 2022 में इनको एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किया गया। ये वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए क्योंकि एनडीए का जो बहुमत था इसके चुने जाने में, तो वाइस प्रेसिडेंट बने ये। और उसके बाद फिर ये कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुखर रहे। बीजेपी के तरफ से, सरकार की तरफ से इन्होंने काफी खुलकर जो बैटिंग की। बल्कि ये जो अभी जुडिशियल जो कारण मैं आपको जिसके बारे में बताने जा रहा हूं, ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा वाला जो मामला है, इसमें इनका जो भूमिका जो इनकी रही वो काफी महत्वपूर्ण रही कि इन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर कहा, सवाल उठाया कि जस्टिस वर्मा पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, कम से कम उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और भी कई मुद्दों पर पिछले साल तो इनमें जो कांग्रेस है और विपक्ष है उनके खिलाफ महाभियोग तक लेकर आ गया था कि इनको हटाया जाए, जगदीप धनखड़ साहब को। लेकिन अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो इसके पीछे जो खेल है वो कपिल सिब्बल का किस तरह से लग रहा है और किस तरह से उनको बहकाया गया, या किस तरह से उनको कहा जाता है कि जाट जो लोग होते हैं वो लोग बहुत भावनात्मक होते हैं और भावनाओं में उनको किस तरह से बहाया गया। हालांकि जो वास्तविक वजह है वो खुद जगदीप धनखड़ साहब ही बता सकते हैं। और उन्होंने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली थी
इसके संकेत इससे मिलते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने पूरे राज्यसभा के लोगों को, यहाँ तक कि राज्यसभा टीवी तक के जो संसद टीवी है वहां के स्टाफ तक को उन्होंने बुलाया अपने घर पे और पार्टी दी। पूरा राज्यसभा के सारे जो सचिव से लेके क्लर्क लेवल तक के जो और जो निचले स्तर तक के जो कर्मचारी अधिकारी हैं सबको उन्होंने बुलाया अपने यहाँ। हालांकि अवसर इन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का जन्मदिन था, लेकिन एक गेट टुगेदर वो रखना चाहते थे। मुझे लगता था ये फेयरवेल पार्टी के तौर पर उन्होंने इसको बुलाया था, ऑर्गेनाइज किया था और उन्होंने जाने का मन बना लिया था, मतलब छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन इसके पीछे जो मतलब अब जो कारण, जो तत्कालिक कारण जो दिख रहे हैं वो ये था कि जो यशवंत वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग लाया जाना है, इसको लेकर खेल हो रहा है। इसको लेकर क्या खेल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया है दोबारा ये मामला। पहले आपको बताऊं कि यशवंत वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग आना है इसकी तैयारी कैसे कैसे हुई। सबसे पहले जो महाभियोग को लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट से। जब यशवंत वर्मा के आउट हाउस में नोटों का बंडल मिला, नोटों का अंबार मिला, जला हुआ जो जले हुए नोट मिले, तो उसके बाद फिर तय हुआ कि इस सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इसको डिनाई किया इस खबर को, लेकिन बाद में मानते हुए एक अपनी कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच कमेटी बना दी जिसमें 3 जज थे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज, 2 चीफ जस्टिस थे और बहुत एक हाई लेवल कमेटी बनी जिसने कुछ सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए और उसको जब सरकार ने मांगा तो वो महाभियोग के लिए एक केस बन गया। महाभियोग के लिए वो प्रस्तावित हो गया कि ठीक है, वो इस पर महाभियोग लाया जा सकता है। जब सरकार महाभियोग लाने की तैयारी कर रही थी तो इस पर महाभियोग लाने को वो कमेटी का जो रिपोर्ट था उसने कह दिया कि इन पर महाभियोग लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो थे कमेटी ने जो पूछे थे वो सवाल अनुत्तरित रह गए थे। जस्टिस वर्मा चुप्पी साध गए थे। तो उसके बाद फिर वो आ गया संसद के पास मामला। संसद में 2 तरह से पेश होता है महाभियोग। अगर लोकसभा में पेश होता है तो फिर पास होकर वहां से राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में पेश होता है तो वहां से पास होकर लोकसभा में आता है। लोकसभा में पास होने के लिए कम से कम 100 सदस्यों की सहमति चाहिए होती है, 100 सदस्यों का सिग्नेचर चाहिए होता है उस प्रस्ताव पर। और उसी तरह से राज्यसभा में पेश होने के लिए राज्यसभा के 50 सदस्यों का सिग्नेचर चाहिए होता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर पक्ष विपक्ष सब एकजुट थे, हैं, अभी तक माना जाता है कि वो सब लोग एकजुट थे और इसको राज्यसभा में जो 60 से अधिक सदस्यों ने जो साइन करके दिया था कपिल सिब्बल के नेतृत्व में ही, उसमें एक भी सत्ता पक्ष का सदस्य नहीं था, वो सारे के सारे विपक्ष के सदस्य थे जो इनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे थे। जो प्रस्ताव उन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय को, जगदीप धनखड़ साहब को दिया था। इधर लोकसभा में सरकार जो बीजेपी है वो अपना लाने की तैयारी में थी। उसने भी पक्ष विपक्ष के 100 से अधिक सदस्यों के सिग्नेचर करवा के प्रस्ताव को रख दिया था। यह बात है 21 जुलाई की, जिस दिन सुबह में यह लोकसभा में रखा गया चर्चा के लिए। अच्छा, इसमें एक और प्रक्रिया होती है कि इसके बाद संसद में एक कमेटी बनाई जाती है 3 सदस्यीय, जिसमें एक लोकल किसी स्टेट के जज होंगे और स्टेट के चीफ जस्टिस होंगे और एक सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। तो एक सदस्य एक कमेटी बनाई जाती है, उसमें फिर इसकी जांच होती है महाभियोग की, और अगर किसी जज पर महाभियोग चलाया जाता है तो, और उसके बाद फिर उसमें आगे जो प्रक्रिया होती है कि इसको जैसे अगर निचली सदन में पेश किया गया तो फिर उच्च सदन में पेश करने के समय जस्टिस वर्मा को भी मौका दिया जाएगा बोलने का। तो वो क्या बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है महाभियोग कैसे आगे कार्रवाई करेगा, या मतलब उसके पक्ष में मतदान होगा या नहीं होगा, या मतदान पारित होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी खेल देखिए कपिल सिब्बल का कि उन्होंने क्या किया कि जैसे ही लोकसभा में पेश हुआ तो उन्होंने शाम के वक्त इसको
धनखड़ साहब के सामने भी पेश कर दिया आधिकारिक तौर पर। अब उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा के नेता होते हैं वो, तो उन्होंने अपने यहाँ रखने का प्रस्ताव किया, तो उन्होंने पता चला कि लोकसभा में ऑलरेडी यह डाला जा चुका है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न हो गई। कहा जाता है कि इसी कॉन्फ्लिक्ट को कपिल सिब्बल ने बढ़ावा देकर जगदीप धनखड़ साहब को इतना भड़का दिया कि वो इसे अपना अपमान समझने लगे और इसको वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि इस मुद्दे पर कपिल सिब्बल उनसे कई दिनों से टच में थे और कई दिनों से ये कर रहे थे। साथ में एक और जस्टिस शेखर यादव है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ही वो न्यायाधीश हैं, और जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जो विपक्ष है वो एक महाभियोग लाना चाह रहा है। तो कहा जाता है कि जो तैयारी थी वो दोनों महाभियोगों को साथ लाने की तैयारी थी राज्यसभा में, और सरकार इससे बचना चाह रही थी क्योंकि जस्टिस शेखर यादव ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं किया था। उनका कसूर केवल इतना है कि एक सार्वजनिक सभा में, वो कोर्ट में नहीं, एक सार्वजनिक सभा में जाकर उन्होंने एक बात कह दी थी कि अगर देश हिंदुओं का है तो हिंदुओं के हिसाब से जो कानून है वो बनने चाहिए, वो नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने विचार रखे थे। बतौर न्यायाधीश नहीं, बतौर मुख्य अतिथि वो सभा में गए थे, तो वहां उन्होंने कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं दिया था, ना इस बात को कोर्ट में कहा। जब इन्होंने अपने सार्वजनिक मंच पर बोलने का सबको अधिकार है अपने निजी विचार रखने का। एनीवे, तो अब वो उस पर, इस बात पर विपक्ष जो है उनके खिलाफ एक, इनका विपक्ष का एक इकोसिस्टम है, वो इस तरह से डराना चाहता है लोगों को कि कोई भी सनातन के या हिंदुत्व के हित की बात नहीं करे, अगर सरकारी पद पर तो है बिल्कुल ही नहीं करे। इसलिए उनके खिलाफ एक महाभियोग जैसा भारी भरकम आरोप लगाने की तैयारी थी, तो है, अभी भी तैयारी है उनकी। और उसके लिए उन्होंने जो 50 से अधिक राज्यसभा सदस्यों का सिग्नेचर करके एक लेटर भी रखा हुआ है, जिसको साथ में सौंपने की तैयारी थी। लेकिन जब यही वाला जो जस्टिस वर्मा वाला ही महाभियोग का जो लेटर है वो नहीं प्रस्तुत हुआ, तो कपिल सिब्बल ने, अब देखिए इसको ऐसा भी माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल कोशिश में थे कि जस्टिस वर्मा को अपने क्लाइंट लिस्ट में लेने की, तो जस्टिस वर्मा तब तक राजी नहीं हो रहे थे और इसलिए उनको खिलाफ यह माहौल बनाया जा रहा था। अब जस्टिस वर्मा, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल के ही नेतृत्व में जस्टिस वर्मा आ गए हैं उस कमेटी का जवाब देने के लिए, उस कमेटी के सवालों का जवाब देने के लिए। जिस कमेटी के सवाल के जवाब नहीं मिले थे, तो उस कमेटी ने आगे ये मामला रेफर कर दिया था संसद के लिए। तो अब मामला इतना उलझा हुआ है कि ये वही जस्टिस वर्मा दोबारा आ गए उसी कमेटी का जवाब देने के लिए, जस्टिस कपिल सिब्बल के नेतृत्व में। कपिल सिब्बल को वकील बनाकर उनके साथ मुकुल रोहतगी और भी कई 7-8 नामी जो वकील हैं वो आ गए हैं। मुकुल रोहतगी तो सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं भारत के। वैसे वैसे लोगों को लेकर जस्टिस वर्मा, अब उनके पीछे फंडिंग किसकी है, वो सैकड़ों करोड़ रुपए जो मिले थे उसकी फंडिंग किसकी थी, ये सब कुछ नहीं पता। लेकिन इतने महंगे महंगे नामी नामी वकील लेकर जस्टिस वर्मा, जो यशवंत वर्मा हैं, वो आ गए हैं। यशवंत वर्मा को अभी 2 दिन पहले ही उन पर एफआईआर दर्ज हो, इस बात को लेकर एक वकील साहब पहुंचे थे वहां सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में उनसे कहा गया कि आप उनका नाम इज्जत से क्यों नहीं ले रहे हैं, उनको वर्मा वर्मा क्यों बोल रहे हैं, आप उनको जस्टिस वर्मा करके बोलिए। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो इज्जत है, वकील साहब ने बहुत करारा जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट की, इज्जत जो है वो कमाने की चीज होती है, वो करने की, जबरदस्ती करवाने की चीज नहीं होती है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उन वकील साहब की बातों को सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको एफआईआर करवाना है तो जाइए सरकार के पास, जाइए, देखिए उनके खिलाफ तो महाभियोग आने वाला है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वर्जन है, समझिए। और उसी सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल के कहने पर जस्टिस वर्मा का दोबारा ये जवाब देने का जो प्रक्रिया है उसको एडमिट कर लिया, उनकी जो अपील है उसको एडमिट कर ली
और उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई कि अब जस्टिस वर्मा अपने आप को बेकसूर मान रहे हैं और इसके पक्ष में सबूत देंगे। अब देखिए एक मजेदार स्थिति और हो जाएगी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक टकराव की स्थिति हो सकती है। न्यायपालिका, अभी कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है कि इस महाभियोग पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। क्यों रोक लगा दे? क्योंकि वो कहे कि अभी तो इस पर सुनवाई फिर से जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उस कमेटी के जवाब को सरकार को सौंप दिया कि देखिए आप महाभियोग चला सकते हैं। अब जब दोबारा जस्टिस वर्मा आए तो उनके जवाब को, उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया, तो माना जा रहा है कि महाभियोग पर कहीं रोक न लगा दे सुप्रीम कोर्ट। अब आप धनखड़ साहब के इस्तीफे का भी जो खेल है वो समझ गए होंगे कि इस्तीफे के पीछे कौन लोग हैं और क्या इसके पीछे मंशा है, और जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच, न्यायपालिका और विधायिका के बीच, न्यायपालिका और सरकार के बीच जो टकराव हो सकता है उसके बारे में भी कुछ समझ गए होंगे। और अभी आगे क्या होना है, यह जो सरकार के कदम पर देखना होगा कि सरकार कितनी मजबूती से इस स्थिति को निपटती है, इस स्थिति पर अपना पक्ष ये करती है, क्योंकि संसद भी एक बड़ी संस्था है और संसद ही जनता के प्रति जवाबदेह संस्था है। उसका काम है कानून बनाना, उसे विधायिका कहते हैं। और जो विधायिका है वो न्यायपालिका से बड़ी है या नहीं, न्यायपालिका अपने सुप्रीमेसी साबित करने के चक्कर में क्या कुछ कर सकती है। अब जैसे जस्टिस वर्मा जैसे लोग हैं, इनके खिलाफ एक एफआईआर तक नहीं दर्ज हो पा रहा है, महाभियोग तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए आगे क्या होता है भविष्य में। आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।